हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2018 में जो फ्रेंड्स आपके 9-10-2018 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन का पेपर एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड्स आप अगर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके रेलवे के एग्जाम पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई ज़्यादा मात्रा में रिपीट होते हैं। तो यानी फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो रही है और एक तरह से फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके इतिहास गवाह रह चुका है कि आपके रेलवे के एग्जाम पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे को जो है कई शिफ्टों में एग्जाम लेने होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपके पिछले ईयर के एग्जाम पे जो हुआ था आपके 2018 में आपके 135 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। फ्रेंड्स आप अगर इन 135 शिफ्ट के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साइंस के क्वेश्चन अगर कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपके उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर इतने तरह से आपके सवाल पूछे गए हैं और बने हैं कि आपको एग्जाम पे वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चंस को फ्रेंड्स 100 क्वेश्चंस में से एक एक करके साइंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और फ्रेंड्स आप कॉपी नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, क्योंकि मैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो न्यूमेरिकल रहेंगे, तो उसको सोल्यूशन करूंगा। तो उसका नोट्स और सूत्र यानी फार्मूला आप जरूर नोट्स बनाते चलिएगा। जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो है 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फ्रेंड्स आपके न्यूमेरिकल बेस पर आधारित होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एड किया गया है, तो उसको भी नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके 100 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे आपके मिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स आपको कहीं साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कहीं रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कहीं मैथ के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस तरह से जो आपके मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आपको एक एक करके बारीकी से अध्ययन करना होगा। तो चलिए देखते हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और किस टॉपिक से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो पूछे गए फ्रेंड्स आपके साइंस से संबंधित क्वेश्चन से पूछे गए और आपके जो है आपके बायोलॉजी चैप्टर से पूछे गए हैं। क्वेश्चन से आपके किस प्रकार का पूर्ण जनन अधिक विविधता ला सकता है। इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। लैंगिक प्रकार के जनन में जो है फ्रेंड्स आपके अधिक विविधता देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार के आपके मादा में और नर में जो जनन होते हैं उसमें जो है आपके लैंगिक प्रकार के जनन देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, आपके लैंगिक जनन में जो अधिक विविधता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन से आपका दूसरा क्वेश्चन भी आपके साइंस से संबंधित पूछे गए हैं। एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। किस प्रकार से निकल जाएगी, यानी किस दिशा में आपको प्रकाश गुजारना होगा, यानी कि किस स्थान से आपको प्रकाश गुजरना होगा। तो राइट आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशिक केंद्र से जब आप प्रकाश गुजारेंगे फ्रेंड्स तो आपके बिना किसी विचलन के जो है आगे निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन से आपका चौथा क्वेश्चन से है, फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह क्वेश्चन जो आपको एग्जाम पे ज़्यादा मात्रा में रिपीट होने को देखने को मिलेंगे। देखिएगा इतना छोटा सा क्वेश्चन से आपके एग्जाम पे जो है पूछे जाते हैं। सीधा सा क्वेश्चन, फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है। तो अक्सर देखा होगा फ्रेंड्स आपने जो पी जी के जो फास्फोरस के जो संकेत होते हैं पी होते हैं और इसके साथ में 4 लगे हुए होते हैं। तो इसी से आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके परमाणुकता जो होती है आपके फास्फोरस की 4 परमाणुकता होती है। ये जो साथ में 4 दिख रहा है फ्रेंड्स, यही इनकी परमाणुकता कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है, 4 होती है। और इनकी एटॉमिक नंबर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके पिछले शिफ्ट के जो एग्जाम मैंने देखा था उसमें जो आपके फास्फोरस की परमाणुकता नहीं बल्कि परमाणु संख्या पूछ ली गई थी। तो ध्यान रखिएगा इनकी परमाणु संख्या जो होती है आपकी 15 होती है। फास्फोरस की परमाणु 4 होती है, जबकि फास्फोरस की परमाणु संख्या की अगर बात करें जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं वो आपके 4 होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स आपके 15 होते हैं, यानी 15 होते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका छठे क्वेश्चन से आपके पूछे गए हैं, निम्न में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। ध्यान रखिए इस तरह से नहीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जल्दीबाजी में आप अक्सर क्या गलती होते हैं कि क्षार के संबंध में सही कथन पढ़ के चले जाते हैं और इस तरह से राइट आंसर मान देते हैं कि स्वाद में कैसे होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके इस तरह क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो जाने कि आपको बारीकी से प्रश्न को अध्ययन करना है। जिनमें से बोला गया क्षार के संबंध में सही कथन नहीं है, ये नहीं कथन को आपको ध्यान से देखना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्योंकि ये फ्रेंड्स स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं बल्कि स्वाद में कैसे होते हैं। और स्वाद में खट्टे कौन होते हैं, तो ये आपके अम्ल का गुण है। अम्ल का गुण है स्वाद में खट्टा होना। ये किसका गुण है, अम्ल का गुण है। बाकी जो फ्रेंड्स आपके संक्षारक होते हैं स्पर्श करने पर साबुन जैसे होते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं, ये क्षार के संबंध में सही कथन है। अगला क्वेश्चन हमारा 13वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं साइंस से संबंधित, ऑन्कोलॉजी में किस बीमारी से जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किस बीमारी का उपचार किया जाता है। इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कैंसर के इलाज जो किया जाता है फ्रेंड्स आपके डॉक्टरों के द्वारा या फिर जो उसके अध्ययन करने वाले होते हैं ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत ही इस बीमारी का उपचार किया जाता है। तो ध्यान रखिए कि आपका ऑन्कोलॉजी का संबंध जो आपके किससे संबंधित है, तो आपके कैंसर के अध्ययन से संबंधित या फिर इनके अंतर्गत इनका इलाज किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं साइंस से संबंधित। 18वां क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे 1 नंबर आसानी से दे करके चले जाते हैं। बस इसमें कुछ नहीं, आपको जो तत्व देंगे उनके आपका परमाणु संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान आपको जानना होता है। जैसे कि बोला गया है 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या क्या होगी। तो मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स आपको तत्व का जो है आपको द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात होना चाहिए। और बाकी जो है फ्रेंड्स एक फार्मूला है वो तो ध्यान रखिएगा, आपके मोल बराबर फार्मूला होते हैं आपके ग्राम में भार अपॉन आपके अनुभार यानी तत्व का भार, जो अणु दिया रहेगा उसका भार। तो ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ग्राम में भार यानी कि दिया गया भार और अनुभार, तो इनमें से अनुभार कौन हो जाएंगे, हमारे जल हो जाएंगे। तो इनमें से फ्रेंड्स आपको देखिए ग्राम में भार कितना दिया गया है, आपके 90 ग्राम दिया गया है, 90 ऊपर रखना है। उसके बाद अनुभार कौन सा अणु है, हमारा पानी अणु है यानी जल है। और जल का फॉर्मूला कितना होता है हमारा H2O। और H2 का द्रव्यमान की अगर बात करें फ्रेंड्स तो H2O का द्रव्यमान कितना होता है, तो फ्रेंड्स आपके 18 यूनिट होते हैं। H2O का जो द्रव्यमान निकलिएगा, जैसे ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो जाएंगे 16 और हाइड्रोजन 2, तो इनके कितने हो जाएंगे 16 और 2 18, यानी एक जल के एक अणु का द्रव्यमान 18 होते हैं। तो इनमें से आपको 90 से डिवाइड कर देना है। तो 90 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएंगे, आपके 5 आ जाएंगे। इस तरह से आपके 5 यूनिट आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 5 मोल इसकी संख्या हो जाएंगे। जो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, आपके ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। बस कुछ नहीं करना है, जो तत्व दिए रहेंगे उसी को आपको दे करके उससे डिवाइड कर देना है। इस तरह से आपके राइट आंसर निकल के आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कितने मोल हो जाएंगे, तो आपके 5 मोल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं डैश सबसे सरल एल्कोहल कौन सा है, सबसे सरल एल्कोहल कौन सा है। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मेथनॉल। मेथनॉल फ्रेंड्स जिसमें एक कार्बन परमाणु से बनते हैं और बाकी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके सबसे सरल एल्कोहल जो फ्रेंड्स आपके मेथनॉल होते हैं। और मेथनॉल के फ्रेंड्स आप फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इसके फार्मूला जो होते हैं CH3OH, इनके फार्मूला ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके जरूर एग्जाम पे पूछे जाएंगे। इस बार फ्रेंड्स आपके शब्दों में दिए गए, अगली बार जो दिए जाएंगे फ्रेंड्स आपके सूत्र के रूप में दिए जाएंगे इथेनॉल के। और फिर जबकि इथेनॉल के फार्मूला लिख दिए जाएंगे आपके CH5OH, इस तरह से आपको फार्मूला लिखकर दे दिए जाएंगे और आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिए, सबसे सरल एल्कोहल जो है आपके कौन से एल्कोहल है, तो सबसे मेथनॉल। मेथनॉल जो है फ्रेंड्स आपके सबसे सरल एल्कोहल में से एक है। अगला क्वेश्चन है आपका 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन पूछे गए निम्न में से कौन मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। ऐसे कौन से ऑप्शन है जो आपके मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है, तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट जो है फ्रेंड्स, ईस्ट जो है आपके मुकुलन के माध्यम से प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 40वां क्वेश्चन। 40वें क्वेश्चन आपके पूछे गए साइंस से संबंधित। 40वां क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट होते हैं। तो ऐसे कौन से वर्ग है फ्रेंड्स जिसमें आपके एक कोशिकीय जीव को है समाविष्ट किया गया है। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा। मोनेरा जगत में जो है फ्रेंड्स आपके एक कोशिकीय जीव देखने को मिलते हैं, यानी मोनेरा जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का समूह है, इसमें जो है आपके एक कोशिकीय जीव देखने को मिलेंगे जो फ्रेंड्स आपके बैक्टीरिया के जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र यानी केंद्रीय पटल रहित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके मोनेरा जगत में जो है एक कोशिकीय जीव समाविष्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 44वां क्वेश्चन। 44वें क्वेश्चन से आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड। फ्रेंड्स आप अगर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पे सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपके पास 3 चीज़ में अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए, जिनमें से फ्रेंड्स आपके एक चीज़ होते हैं आवर्त सारणी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको आना चाहिए। दूसरा फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपके पास अध्ययन होना चाहिए तभी। और तीसरा जो बनते हैं फ्रेंड्स आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके पास एकदम 100% पकड़ होनी चाहिए। ये 3 चीज़ फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आवर्त सारणी से रिलेटेड सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स हमारे सेशन के माध्यम से बने रहिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस आपको एक तरह से एक एक करके क्लियर करा दूंगा, बस आपको सेशन के अंत तक जरूर बने रहना है। क्वेश्चन है आपके 44वां क्वेश्चन, एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या है। एक्टिनियम की परमाणु संख्या जो है फ्रेंड्स आपको देखिए एक्टिनियम पे ही आपको परमाणु संख्या आपको देखने को मिल रही है, जिनमें से फ्रेंड्स आपके एक्टिनियम, तो यानी एक्टिनियम से आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स 89, एक्टिनियम से जो हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके परमाणु संख्या हो जाएंगे आपके 89 हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपके परमाणु संख्या से रिलेटेड भी आपके सवाल एग्जाम पे जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 47वां क्वेश्चन। 47वें क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चन है आपके इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक विन्यास एक अधातु है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में दे दिए गए फ्रेंड्स आपके, और पूछे गए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु है। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 2, 8 और 5 ये परमाणु संख्या वाले तत्व जो है फ्रेंड्स आपके किसके अंतर्गत आएंगे, तो आपके अधातु के अंतर्गत आएंगे। और ये कौन से तत्व को निर्धारित करते हैं फ्रेंड्स, जिनके परमाणु संख्या देखिए आपके 15 हो जाते हैं। और 15 किस परमाणु संख्या है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखिएगा फास्फोरस। फास्फोरस जो अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, जिनकी परमाणुकता 4 होती है, यही जो है फ्रेंड्स आप पे अधातु के अंतर्गत आते हैं। और अधातु का एक और पहचान करने का तरीका है फ्रेंड्स, जिसमें भी आपको आखिरी में
4 से कम देखने को मिलेंगे, 4 से कम देखने को मिलेंगे एटॉमिक नंबर के रूप में, यानी आखिरी कक्षा में जो होंगे आपके 4 से कम होंगे तो आपके धातु कहलाएंगे, और जो 4 से अधिक होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, अधातु कहेंगे। तो इसमें देखिए 5 जो है फ्रेंड्स आपके 5 से 4 से ज़्यादा है, यानी ये अधातु है, जबकि फ्रेंड्स आपके 1 है और 3 है, ये आपके क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। और जो 4 बचा फ्रेंड्स आपके बीच में, ये आपके क्या कहलाएंगे, तो उपधातु कहलाएंगे। इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि 2, 8, 1 ये आपके क्या दर्शाएंगे, यानी सोडियम को दर्शाएंगे। सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 होती है, तो आप सोडियम क्या है, आपका धातु है। इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 51वां क्वेश्चन। 51वां क्वेश्चन से आपके पूछे गए हैं फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन एक विषम यौगिक है। जिसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इथिन। एथिन जो है फ्रेंड्स आपके विषम यौगिक है। बाकी जो है फ्रेंड्स आपके प्रोपेन, इथेन और इथेन, ये जो है फ्रेंड्स आपके एक ग्रुप से है, जिनमें से फ्रेंड्स आपके कार्बन के कार्बनिक चैप्टर में जो फ्रेंड्स आपके 3 फॉर्मूला देखने को मिलते हैं, यानी 3 ग्रुप देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक एल्केन ग्रुप होते हैं, एल्काइन ग्रुप होते हैं और एल्कीन ग्रुप होते हैं। तो उनमें से फ्रेंड्स आपके ये जो प्रोपेन, मीथेन और इथेन जो है फ्रेंड्स आपके एल्केन ग्रुप के अंतर्गत आ जाते हैं, जबकि इथेन जो है फ्रेंड्स एल्कीन ग्रुप के आते हैं। इसी वजह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 58वां क्वेश्चन। 58वें क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कथन के संदर्भ में, यानी कि फ्रेंड्स आपको इस तरह से कथन के संदर्भ में भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन से कथन सत्य है, सत्य कथन का चयन करना है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। इससे पहले पढ़ लेते हो घनत्व के संदर्भ में। घनत्व जो है प्रति इकाई आयतन पर पदार्थ का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। हाँ बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, प्रति इकाई आयतन पर जो है आपके पदार्थ का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आपके घनत्व बराबर फॉर्मूला होते हैं आपके द्रव्यमान बटे आयतन, यानी मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन को ही घनत्व कहते हैं। ये कथन सही है। बाकी जो दूसरा कथन है तरलता के संदर्भ में, किसी पदार्थ में उनके कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा एक प्रकार का है, जो द्रव्य में गतित ऊर्जा का कारण भी यही है। ये कथन जो है फ्रेंड्स ये गलत है, द्रव्य में गतित ऊर्जा का कारण नहीं है, ये कथन जो है आपके गलत है। बाकी जो फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे कथन ये सत्य है घनत्व के संदर्भ में। तो इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, केवल एक कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा 59वां क्वेश्चन। 59वें क्वेश्चन से आपके पूछे गए हैं डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। ऐसे कौन से समुद्री जीव है जो आपके पूरी तरह से मुक्त रहते हैं। जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा समूह के जो जीव होते हैं ये पूरी तरह से जो है समुद्री जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 60वां क्वेश्चन। आ गए फ्रेंड्स आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब तक जो है फ्रेंड्स 2-3 हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लिए हैं, ये भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मैं फ्रेंड्स एक बार और आपको बता दूं, आप रेलवे में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन का अच्छी तरह से पकड़ होना चाहिए, जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो स्पेशली सिलेबस पे बटा हुआ है। 60वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये गतिज ऊर्जा से रिलेटेड में फ्रेंड्स कई बार आपको बता चुका हूँ कि गतिज ऊर्जा बराबर आपके फॉर्मूला होते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर, जिसे कहते हैं हाफ mv², ये आपके फॉर्मूला होते हैं। तो आपको हाफ लिखना है, उसके बाद द्रव्यमान कितना दिया गया है आपके 15 आपको द्रव्यमान दिया गया है, और आपके वेग का स्क्वायर, तो वेग कितना दिया गया 8 दिया गया है। इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ 8। इसको जब डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स आपके 4 आएंगे, और इसको जब तीनों को मल्टीपल करेंगे 15 को 8 से और 4 से, तो आपके निकल के आ जाएंगे कितना आ जाएंगे, तो 15 को 8 से गुना करते हैं 120, और फिर जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो 480 निकल के आ जाएंगे। और इस तरह से जो गतिज ऊर्जा का मात्रक होते हैं फ्रेंड्स जूल होते हैं, जूल रख देना। इस तरह से राइट आंसर निकल के आ जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इस संदर्भ में फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है काइनेटिक एनर्जी बराबर एक फॉर्मूला, सीधा सा फॉर्मूला हाफ mv², ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 67वां क्वेश्चन। 67वें क्वेश्चन से आपके पूछे गए हैं जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है। 67वें क्वेश्चन से आपके पूछे गए हैं आपकी जहाज़ों की गति की वृद्धि में डैश किस पर आधारित है, यानी जहाज जो गति करते हैं ये किस सिद्धांत पर तैरते हैं, या फिर आप कह सकते हैं फिर समुद्री में जो आप जहाज देखने को मिलते हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जहाज़ों जो समुद्रों में तैरते हैं ये किस सिद्धांत पर, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तैरते हैं, या फिर इनकी गति में जो वृद्धि होती है आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर गति में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 75वां क्वेश्चन। 75वां क्वेश्चन है आपके चमगादड़ इनके मार्ग में आने वाले वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली डैश के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। यानी चमगादड़ जो फ्रेंड्स आप अंधेरों में उड़ते हुए देखते हैं, ये किसके माध्यम से जो है टकराकर वापस आती है, तो कौन से तरंगे जो है वापस आते हैं और इनके माध्यम से वो अपना मार्ग बाधाओं को पता लगा लेते हैं कि आगे अवरोध है। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे। यानी कि फ्रेंड्स आपके अल्ट्रासोनिक तरंगे जो है फ्रेंड्स आपके किसके अंतर्गत आएंगे, तो आपके पराश्रव्य तरंग के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी इन्हीं का अंग्रेजी और हिंदी रूपांतरण नाम है। तो या फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस में अल्ट्रासोनिक ना रहेंगे तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके पराश्रव्य तरंगे भी आप याद रख सकते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके ध्वनि को जो है फ्रेंड्स 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं, जिनमें से फ्रेंड्स आपके एक होते हैं 20 हर्ट्ज, उसके बाद 20,000 हर्ट्ज, और
एक होते हैं 20 हर्ट्ज से कम। तो ध्यान रखिएगा 20 हर्ट्ज से जो कम ध्वनि होते हैं यानी कम तरंगों की ध्वनि होते हैं उसे अवस्रव्य तरंगे कहते हैं, और 20,000 से जो अधिक तरंगे होते हैं यानी हर्ट्ज में वो आपके प्राश्रव्य तरंगे कहलाते हैं, और 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच जो ध्वनि तरंगे आते हैं फ्रेंड्स उसको श्रव्य तरंगे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपके चमगादड़ इन्हीं 20,000 से अधिक वाले ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और जो आपके अल्ट्रासोनिक तरंगों के अंतर्गत ज्ञात होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो है चमगादड़ अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं का यानी वस्तुओं का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 82वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। चलिए 82वां क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो कार्य बराबर आप फ्रेंड्स इसका जो आंसर का हल कर सकते हैं, ये कार्य बराबर फॉर्मूला के माध्यम से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि कार्य बराबर है W बराबर जो आपके फॉर्मूला होते हैं फ्रेंड्स, मैं कई बार बता चुका हूँ, आपके बल इंटू विस्थापन यानी FS कोस थीटा, FS कोस थीटा ये आपके फॉर्मूला होते हैं। यानी बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनता है और ये विस्थापन होता है और आपके F होता है, इनके माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। इनसे देखिए ऑप्शन से आपके प्रयुक्त बल, तो कार्य ज्ञात करने के लिए बल का जरूरी है, ये बात सही है, यानी ये आंसर नहीं होंगे। दूसरा है वस्तु के द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान हमें फ्रेंड्स कहीं आपको नहीं दिख रहा है तो इसको अभी छोड़िए। जबकि विस्थापन जो है इसमें विस्थापन ऑलरेडी है, ये भी आंसर नहीं होंगे। जबकि बल और विस्थापन के बीच कोण, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स कोस थीटा का उपयोग होता है, और यही कोस थीटा जो होते हैं बल और विस्थापन के बीच कोण होते हैं, यानी ये भी हमारा सही हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वस्तु के द्रव्यमान के बीच जो है फ्रेंड्स ये कोई आवश्यक नहीं है हमें कार्य ज्ञात करने के लिए। इस तरह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि कार्य ज्ञात करने के संदर्भ में जरूरी नहीं है। कौन? वो आपके हैं वस्तु के द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है हमारा 87वां क्वेश्चन। 87वें क्वेश्चन से आपके पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, इसका द्रव्यमान 15 kg है, तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का वेग जब भी आपको ज्ञात करने के लिए दे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला कौन से हैं? तो गतिज ऊर्जा बराबर अभी जस्ट मैंने बताया फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी बराबर जो आपके फॉर्मूला बनते हैं वो होते हैं आपके हाफ mv² आपके फॉर्मूला बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपके ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी 120 जूल दे दिया गया है, तो 120 जूल बराबर हाफ, उसके बाद m कितना दिया गया आपके 15 kg दे दिया गया है, और फ्रेंड्स आपके वेग ज्ञात करना है तो वेग का स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 को इससे जब डिवाइड करेंगे इस पार तो कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे, और यही 8 जो है हमारे क्रॉस मल्टीपल हो जाएंगे, तो 8 गुने 2 यानी 16 की प्राप्ति होगी, और इधर हमारे वेग का स्क्वायर बचेंगे। तो अब इन्हीं स्क्वायर के बदले हमारे इस पार आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 16 का वर्गमूल हो जाएंगे, 16 का वर्गमूल और इधर भी बच जाएंगे। तो जब 16 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे निकल के 4 आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे 4 मीटर प्रति सेकंड वस्तु का वेग हो जाएंगे। तो इससे जरूरी फ्रेंड्स ये आपको जानने से पहले एक शॉर्टकट तरीका आपको इसमें से आना चाहिए फ्रेंड्स। 4 तो हमारा निकल के आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड हमारे वेग हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स आपके सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं आपके 4 के संदर्भ में दिए गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके बड़े आसानी से नंबर से एक नंबर दे चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आपको इस तरह से देखने ध्यान में मिले सारे ऑप्शन सेम है तो बस आपको आपके मात्रक से भिन्नता करना है, और जब मात्रक से भिन्नता कीजिएगा तो आपके राइट आंसर आ जाएंगे, आपसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आपके एक मात्रा ऐसा ऑप्शन है जो आपके मीटर प्रति सेकंड के संदर्भ में दिया गया है, तो इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जो फ्रेंड्स बाकी ऑप्शन के जो मात्रक है अलग अलग है। अगला क्वेश्चन से हमारा कितनावा क्वेश्चन हो जाएंगे? 87 में हो गया, इस बार 89वां क्वेश्चन। 89 में क्वेश्चन आपके पूछे गए फ्रेंड्स आपके गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण का मान निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो फ्रेंड्स मैं आपको एक फॉर्मूला बता चुका हूँ जो न्यूटन के नियम दिया गया है गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो उनमें से फ्रेंड्स आपके एक फॉर्मूला जो था फ्रेंड्स आपको उससे भी आप इसके ध्यान कर सकते हैं, जिनमें से फ्रेंड्स आपके F बराबर जो होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बराबर आपके फॉर्मूला होते हैं जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक m1 × m2/r², ये फॉर्मूला बनते हैं आपके गुरुत्वाकर्षण बल बराबर। जिनमें से फ्रेंड्स आपके गुरुत्वाकर्षण नियतांक g जो है ये भी आपका जरूरी है, जबकि दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान ये भी आपके सही है, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या r ये भी हमारा सही है। इस कंडीशन में फ्रेंड्स आपके जो 3 कथन सही है। बाकी जो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन से बी है गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान, ये आपको कहीं इस फॉर्मूला में नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हमारे बी को छोड़कर बाकी सभी कथन सही है, इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए सी और डी। ए और सी और डी जो है फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जरूरत है, पृथ्वी का द्रव्यमान की जरूरत है और पृथ्वी की त्रिज्या की जरूरत है। बाकी 90वां क्वेश्चन है। 90वां क्वेश्चन, पृथ्वी की भू मध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का जो पिंड का भार जो होगा वो ध्रुवों की तुलना में किस प्रकार का होगा? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ध्रुवों पर पिंड का भार
भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। यानी कि फ्रेंड्स जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे आपके बढ़ता हुआ भार प्रतीत होगा, और भूमध्य रेखा में जो होगा फ्रेंड्स आपके कम भार होगा और ध्रुवों पर आपकी भार जो है अधिक महसूस होगा। अगला क्वेश्चन है 91वां क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश होगा। कैसा होगा उत्क्षेप? इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वस्तु के भार से कम होगा। वस्तु के भार से कम होने की स्थिति पे ही जो है कोई वस्तु जो है आपके वस्तु डूब जाएगी। तो राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 94वां क्वेश्चन। 94वां क्वेश्चन आपकी पूछी गई है। 94वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एल्कोहल हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? सॉरी फ्रेंड्स, आपके अवलोकन है। ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसके माध्यम से यह निर्धारित किया जा सकता है कि आपके रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विकल्प हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी आपके जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसमें अवस्था परिवर्तन जरूर होते हैं, जबकि गैसों का उत्सर्जन भी होता है और रंग का भी रूप बदलता है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 96वां क्वेश्चन। आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब तक जो है फ्रेंड्स हम लोग कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख चुके हैं? 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख चुके हैं, जो फ्रेंड्स आपके लिए ग्रुप डी के स्पेशली एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फ्रेंड्स आपके 6 से 5 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारा 96वां क्वेश्चन, 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाले आवेश ज्ञात करना, यानी कि फ्रेंड्स आपके क्यू बराबर आपको ज्ञात करना है। तो क्यू बराबर मैं आपको फॉर्मूला कई बार बता चुका हूँ। क्यू बराबर जो होता है आपको फॉर्मूला आई टी, यानी धारा और टाइम के गुणनफल को ही आवेश कहते हैं। जिसको क्या करना है, धारा आपको कितना दिया गया 9 एम्पियर का, यानी 0.9, इसके बदले हम क्या रख सकते हैं 9/10 रख सकते हैं। उसके बाद टाइम आपको कितना दिया गया 2 मिनट दिया गया, यानी 2 मिनट दिया गया। तो जब भी फ्रेंड्स आपको इस तरह क्वेश्चन हल कीजिएगा आपको ध्यान रखिए टाइम जो होगा फ्रेंड्स आपके सेकंड में होना चाहिए। तो 2 मिनट आपके कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 2 गुने इसको सेकंड बदल दिया 60 से मल्टीपल करके। अब जब इसको हल करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये शून्य कैंसिल, और जब इसको हल करेंगे 9 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 18, और 18 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे 18 6 108, और इस तरह से आवेश का मात्रक जो होते हैं कुलाम होते हैं, यानी 108 कुलाम हो जाएंगे। और इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपके 100 क्वेश्चन में से जो है 25 क्वेश्चन के करीब सेशन समाप्त हुआ, और जो आखिरी क्वेश्चन बचा फ्रेंड्स आपके 99वां क्वेश्चन। 99वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चन से आपके 99वां क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके ये आपका 7वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। अगर एक कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल की कितनी धारा प्रभावित हो करेगी? यानी कि फ्रेंड्स आपको धारा ज्ञात करना है। यानी कि फ्रेंड्स आप धारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपके भी बराबर जो आपके फॉर्मूला होते हैं IR, इसके माध्यम से भी फ्रेंड्स आप धारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी विभवांतर जो होते हैं आपके धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होते हैं, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो भी का मान कितना दिया गया है फ्रेंड्स आपके 220 वोल्ट दिया गया है। धारा कितना दिया गया, आपको धारा ज्ञात करनी है, जबकि प्रतिरोध दिया गया आपके 100 ओम। तो इसमें ज्ञात करते हैं वोल्ट कितना दिया गया आपके 220 बराबर धारा ज्ञात करना है तो आई रख देते हैं, और प्रतिरोध कितना दिया गया आपको 100 दिया गया है। अब जब इसको हल करेंगे तो ये 100 इधर इस पार आ जाएंगे, यानी डिवाइड पे आ जाएंगे तो 220/100, और बराबर में आ जाएंगे आई आपके धारा। तो इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएंगे 2.2 आ जाएंगे, और धारा का मात्रा कितना होता है एम्पियर होता है। तो इस तरह से हमारे निकल के आ जाएंगे 2.2 एम्पियर। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 2.2 एम्पियर की धारा प्रभावित होगी। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके जब भी आपको प्रतिरोध दिया रहे और विभवांतर दिया रहे और धारा ज्ञात करने के लिए दे तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद करना है, V बराबर IR, यानी विभवांतर जो होंगे आपके धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होंगे। तो फ्रेंड्स हमारे ये 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन के करीब सेशन समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन हेल्पफुल हुई है, सेशन आपको पसंद आई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ एपिसोड 15 को लेकर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।